Just so you guys know, we shot this video before we realized that the lunar landing happened. And so I feel like the information in this video is still quite relevant. It just does not include the actual landing of Chandrayaan 3. Yeah. So it talks about everything that it will accomplish. So I think it's still a worthwhile video. Hopefully you enjoy the reaction. Here you go. Yo, how's everybody doing out there? I'm JB Kuwait, joined by HAYLEY Seat. And we have India makes history, Chandrayaan 3 lunar landing by Dhruv, Rathee. Thanks so much for joining. Very excited to jump into this with y'all. Hit that subscribe button, please. Bell icon, all notifications. Pretty please vote this up. Let YouTube know you're enjoying what you're watching while you're subscribing and upvoting. Subscribe to Dhruv, Rathee. There's a link in the description below if you want to click on that link, give the original an upvote, and subscribe to him from there. Let's talk about this. Do you know anything about the Chandrayaan 3? No. Well, I'm sure he'll explain it. So if he doesn't, I'll pause and get into it with you. So let's jump into this. Here we go. नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। Chandrayaan 1 पहली बार इसका Didn't we try? I thought we tried to find water on the moon, that too. and it was like a weird experiment that, like, we all got excited. We're like, look up at the moon on this particular day. We're gonna see spouts of water coming out of the moon, and it just was like underwhelming. I don't know where I was, but I don't remember finding water on them. Okay. Well, I'm sure it's there. Yeah, I mean, but that's crazy. it's pretty Okay. cold, so. Okay. है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। Okay. स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनर मिशंस प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. Nice music to pump you up. Yeah. मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे, और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे इंप्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल-गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशंस तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है, और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं, और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इंपैक्ट मिशंस की। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इंपैक्ट मिशंस बुलाया जाता है।
आप पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती है। इसलिए इम्पैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 हमारा एक Wait, I missed why he said it's useful. Why is it useful to crash into the moon? I'm not, Hold on, I missed that part. Yeah, because okay, but like then it's destroyed. I guess just to get close-ups, he was saying before. क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से Yeah. इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इम्पैक्ट मिशंस Yeah. बुलाया जाता This is है। आप it. पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, Getting जब वो closer. चांद के करीब Yeah. करीब आए जा रहा है, Just उसी to see समय it में closer काफी before सारी it इंस्ट्रूमेंट की explodes and रीडिंग्स hits ली जा the moon. सकती है। इसलिए That sounds इम्पैक्ट weird मिशंस to भी me. काफी यूजफुल होते हैं। That sounds weird. It sounds expensive, but Yeah. I mean, if it helps other subsequent missions, then it makes sense, I suppose. What strikes me is like I just wish that there was a sharing of data Yeah, between all the 100%. nations. I could be mistaken, but I thought I read that Russia recently tried to go to the same area India went to, and they like messed up and it crashed or something like that. Yeah, so India's like, ha ha. Oh my gosh. Just a quick guess. If I remember this correctly, I always have to qualify my statements just in case I have the facts wrong. Do you know how much it cost us, the U.S., to get to the moon the first time, like properly, like take man to the moon? It was around $150 billion. First time? Yeah, I forgot what that was compared to, but like it's just an Yeah. absurd cost, right? To Especially at that time. Yes, exactly. चंद्रयान 1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश Sounds so लैंडिंग weird करता है, though. उसे मून Just like इम्पैक्ट crashing प्रोब things कहा into the जाता है। moon. चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर। शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था, जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। Oh, in the ये मून atmosphere. इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करता है शैकल्टन क्रेटर पर जाकर। चांद पर ये क्रेटर है जो चुना गया था, और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनार सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। I mean, that also explains why a impact, whatever, is also useful, just to like get deeper in there and see what is kicked up. I just guess I always thought that they like sent something to land rather than crash, and then like use a drill or some sort of that way. So that way you're not like destroying the surface you're trying to. Yeah, we don't want to disturb the moonshins. Yeah. See, like, Well, if I mean, it's gonna stay there if there's forever. a creature that is born on the moon, it would be a moonshin, A moonshin. as opposed to I like that or name. a moonling. Yeah, a moonling Yeah. sounds fun too. Yeah. यहाँ पर Okay, this is the landing ones. चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि This is what I चांद always पर think लैंड of. कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा, इनके लूना 9 मिशन के द्वारा। दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस की। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती है। ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट मत करो, ये 1966 की बात है। अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में, और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है, और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले
कर ली 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1970 Yeah, so we haven't really been back. किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है, और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की It's जमीन crazy पर when कदम you think रखा है। about ये it. सारे लोग नासा के थे। एक सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे एक रोवर को डेवलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमिटी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से It हुआ। cost so much money, and then it just And well, the time, the Yeah, the time too. क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा था, सब चीजें पब्लिक को रिवील करता था, कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कई महीनों तक इसरो ने यह भी क्लेम किया था कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, बस मून पर टिल्ट होकर गिरा हुआ है। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा तो 1 जनवरी 2020 में जाकर इसरो के चीफ ने आकर एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। Yeah. Can you imagine trying to like justify this and be like, no, it's fine, it's just there, it's just sideways. Yeah, it's yeah, just like it's sitting there. It's asleep, okay? It'll be all right. Just in a few pieces. One's over there, one's over Once there. it wakes up, it's upright. It'll be moving around. God, that's rough. Because you're dealing with like billions of tax dollars, and you're dealing with years of, patiently waiting to And you're almost there. You're literally on your way down. Because that's what I always think, obviously, when the rockets go off and they don't even leave our atmosphere. Yeah. That's crazy. But the fact that they made it all the way over there, and then it was right there, and then they're like, oh man, that's rough. I can't even imagine the amount of guilt and depression and pressure that ISRO scientists might feel, especially if you're at the top of that team, and it's like how responsible you might feel for something like that happening. Like, do you get any sleep? How long is it before you get over the fact that so much money was blown on that last, you know what I mean? And then are they going to allow you to do it again? Yeah, exactly. That's always the विक्रम question लैंडर too. जब उतर रहा था तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से, और जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के अब जो करंट चीफ है एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल में टोटल 5 इंजन्स में से एक थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को एक्चुअली फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लग गया, और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट हुई, और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया है। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। और चौथा, इस बारी विक्रम को सिर्फ फोटोज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है।
mean? दिन तक वो चांद के Oh, the other part of it. Okay. Gotcha. Oh, that चंद्रयान helps. 2 के इस Yeah. ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं इस पर, और सेंसर जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर to the same exact अब जो spot, लैंडिंग की but- साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहां पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहां पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स Only one lunar day? एक लूनार डे धरती के करीब 1 month. महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ लो। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग then it का will be, समय like, आएगा, offline? 23rd और 24th अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा और तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनार नाइट्स के लिए नहीं Wow. बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे that's गिर wild जाता to me, है। only work for that long. 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है, तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे Wow. इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, तब से लेकर हमें That's फिर such a 14 से short 15 दिन का window of समय मिलेगा time for काम all करने that के लिए। work. और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के राउंड नहीं हो पाई तो हम Another एक और month. महीना वेट करेंगे और इसे सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और बाकी और रीडिंग्स लेने के लिए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटोज भी खींचा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रामबा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए रामबा पिघलाने की कोशिश करेगा और जो Okay, they're using a laser beam. That's pretty fun. फुल फॉर्म चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक्स होते हैं। उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं कहा जाएगा, वैसे मून क्वेक्स कहा जाएगा। इससे हम चांद के अंदर के क्रस्ट और मैंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं, तो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता लग पाएंगे हमें चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कह सकते हो।
पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज वैसे 2019 में ही हो जानी थी अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा मिशन का फेल ना होता तो। वैसे चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट मिशन था उसकी मदद से इंडिया ऑलरेडी 5वां देश बन गया था चांद के सरफेस को टच करने वाला। सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद। तब से लेकर अब तक 4 और देश इस चीज को अचीव कर चुके हैं, चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन देशों ने ये किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में रिस्पेक्टिवली। चंद्रयान 3 के बाद हमारी इंडियन स्पेस The space race is on, man. Yeah, it got like revived. It was dead over there for a while. I don't know if it ever died or if it was just quiet. No, but I mean, no humans have gone back to the moon. We're going to other places, but like, you know, I feel like it kind of slowed in that sense. बात करी जाए तो रशिया का जो लूनर 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये क्रैश हो चुका है मून पर। ये वाला मिशन फेल रहा रशिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान्ड है नवंबर 2024 में, जब वो इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे स्पेस में। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। See, now we're starting to send people again because we haven't, and so now the world's like, let's send some more people over there. I think it's just been quiet for a while because we've been continually doing space-related stuff. Yeah, we're doing space-related things, but we're just not. I'm just saying we're not sending humans like down to the moon or like that. We're sending like rovers and different things like that, but we haven't been sending people. I think that had a lot to do with the development of technology to make it viable to sustain life on a place that is outside of Earth for an extended period of time. But like there has been a drive towards more and more extraterrestrial exploration. I mean, it's been helped by, of all people, Elon Musk, you know. Yeah, as soon as like he started doing stuff, I feel like all of a sudden like it kind of brought everyone's attention back. It wasn't just him. He was just the one who was most famous for, you know, all the missions and has been very public and stuff like that because what's his name over at Virgin? He was trying to do the same thing at the same time. Like, you know, this happens a lot in history where, you know, two people have a great invention, the same exact one. It's whoever gets to the patent office first is the one that makes it into history books, right? Yeah. And so likewise here, you know, he's just got a more public personality. He's got his hands in a lot of different pots, and space happens to be one of them. And so yeah, he's worked in concert with NASA, as I understand, but not always. You know, he's done a couple of things. Does what he wants. He kind of does what he wants, like a cowboy. Yeah, for sure. And so, like, I don't think the conversation ever died. It just wasn't in the zeitgeist as much. I guess what I expected though is that like if we went to the moon and then like for like only a few years we started like sending people and then like no other country sent anybody. It says they're going to, but like there's been such a long time. It's been like it's just so expensive. Like 40, 50 years. Yeah, or something? it's just so expensive to get people out there. But I just thought like Russia would maybe do it or something like that because they have been like equally like racing. It always seems like so you think that they would have sent somebody right after, I guess, and stuff like that. Yeah, it's, like I get that. Yeah, they sent technology and stuff instead, but it just surprises me that we didn't send people. I'm very excited for India. I'm very excited for what this means for India, and I just wish that we were working more in concert with each other. It would be like more universal. Yeah, we would collaborate more because the thing about it is when it comes to astronomy, I feel like countries are more open to sharing their data and information. In fact, it's almost by necessity for the survival of the human species because like if you see, you know, an asteroid is coming, that affects everybody. Yeah. Right? And so it doesn't do us any good for one country to own that credit. You know what I mean? And so I would just wish that we had the sense to have that similar sort of attitude when it comes to space exploration. But the reason why we don't is because each country is trying to get there first, to claim their stake, to claim like to put their flag down. To put their flag, well, to have control. Yeah, of course. Because where there's control, there's money. And so it's all about that. I'm a little bit surprised we're not talking more about asteroid mining because I feel like that's another big thing that's going to come up. I feel like there's more money to be made out of mining asteroids than whatever we'll find on the moon. But the moon's always there. So I it's think like that they want, to create a
place that people could go to on it. Like Yeah. with that was a big thing with the shuttles they were making. It's for like kind of commercially for people to just go and feel or go out of the atmosphere and then come back. That's what they're kind of like some companies are focusing on right now. I don't think that's going to happen for at least another 50 years. You don't think so? No, I feel like we're a ways off from like sending. He started doing that though, like for like they're quick rides, but like they sent like William Shatner and stuff. Well, he's just on outer orbit. Yeah, but that's outer, what they're kind of. I feel like some places are doing that right now, and then they're like gonna try to then have a place for them to stay in like either the International Space Station or the moon or something. Well, the International Space Station is one thing. Yeah. But the moon is like 250,000 miles away or something crazy. And so even though you're a billionaire, it's like that's not a reasonable thing to do on the regular. I think that the first foremost thing is creating another station there so that you can launch people even further. Like if you have a station on the moon, getting to Mars is easier because you don't have as much to push off of as opposed to Earth, where it's like the most of that fuel or a lot of that fuel is expended just getting the thing into space. Yeah. And so if you already have something established in space, taking people from there to Mars is a little stop along the way. Well, it's cheaper to launch something from the moon than it is to launch it from Earth, is all I'm trying to drive at. Again, though, like this is super exciting because India was able to do this on a budget that is cheaper than an American film. Yeah. So he didn't really go too much into the specifics of like how this all went, but like I was paying as much attention as I could to all the details. It's a little bit hard when it's another language, as you guys might know. But I didn't catch anything where he described like the start of this mission. No, he didn't. So after it launched, it circled Earth for a while, and the whole thing takes 40 days. When we sent people to the moon, it was a matter of like maybe 3 days. And the reason why we did 40, or India did 40 days to launch, to send it to the moon, is because it was using the slingshot effect of the Earth. Getting that momentum. Yeah, getting the momentum, and that is cheaper. It's a lot more cost effective. If only we could put people in, in the thing for 40 days. It's a lot more cost effective to send a satellite that way than to send it over the course of 3 days. Yeah, of course. Because they're working with a more limited budget, they have to innovate and find ways to do this where it's not going to be as expensive as it's not going to blow up like the way the U.S. budget does, or the Russian budget might, or China's budget might. They're thinking very smart and strategically, and I love that. Where there's a will, there is a way, and they are finding a way forward, and I just really applaud that. I mean, they beat Russia. Yeah. Like, that's crazy to think about, Like, Russia failed, India landed. That's crazy. I would say it'll be really interesting to see because they're going to not only like obviously analyze all the soil, the rocks and everything, but they have like the lasers that are going to go into the crust to check at things. So it'll be interesting to see if they actually find anything, especially if they're finding ice, if something's frozen in the ice. So this could like really give India a ton of credit because they could discover so much that nobody has discovered before. It gives them an edge for sure. Yeah. You guys, thanks so much for hanging out. Let us know your feelings in the comments below. I'm Jabby Koi. This is Haley C. Peace out.